सुना है बड़ा मनहूस स्टेशन है, कैसे रहोगे वहाँ? मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है। मनोज का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। मनोज सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन, जैसा नाम वैसा ही गुण। कहते हैं कि भूतिया स्टेशन है वो, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही होगा। पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने वो तो नहीं मिलकर मारा हो। सब सामान बांधकर मनोज ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया। बीवी की राय और बिना सच्चाई बताए वह विक्रमपुर पहुंच गया। फटेहाल स्टेशन था वो, एक छोटा सा कमरा, उससे भी छोटा टिकट घर। मज़े की बात यह थी कि ज़्यादातर ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थी। इसी कारण रात में सन्नाटा और भी बढ़ जाता था। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर रह जाता। पहले दिन ही मनोज को पता चल गया था कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई ज़मीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। रेलवे फाटक के पास बस 2 घंटिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहरी में पास की सड़क पर भी कम ही लोग दिख रहे थे। टिकट क्लर्क पास के गांव में ही रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात में खाने का इंतजाम कर दिया। रात में उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिया, जिससे उन्हें रात को डर न लगे। मनोज ना चाहते हुए भी मना ना कर पाया। उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, मनोज की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसे सारी भूतों की कहानियाँ एक साथ याद आ रही थी। किसी ट्रेन के आने का समय नहीं था, तो मनोज ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले लें। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिन धक से कर गया। सामने देखा तो एक दुबला पतला लड़का टिफिन में खाना लिए खड़ा था। साहब, विक्की भैया ने भेजा है, खाना लगा दें? लगाओ बेटा, मनोज हड़बड़ाते हुए बोला। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे ही वह लड़का पलटा, मनोज ने उसे रोक लिया। सुनो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफिन भी साथ में ले जाना। नहीं साहब, सुबह आकर ले जाएंगे। अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वह भाग गया। मनोज ने हिम्मत बांधकर खाना खाने शुरू कर दिया। स्वादिष्ट पूरी की सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए भगा दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद करके कुछ देर फिर झपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो गाड़ी में रात के 10 बजे थे। अगली ट्रेन का समय 1 बजे का था, लेकिन अब घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं लग रही थी। बाहर से कुत्तों और शेरों की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थीं। खिड़की से आ रही झिंगुरों की आवाज़ भी उसे डरा रही थी। अपने मोबाइल में वह कुछ देख ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई एकटक उसे देख रहा हो। सामने उसकी दीवार पर एक शीशा टंगा था, जिसमें उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से उसे देखने पर उसे लगा यह सब उसके मन का वहम होगा। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। हाथ में एक लाठी लिए डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मनोज पसीना पोंछते हुए फिर भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में डर उसके भीतर बैठ गया था और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक से उसे विक्की का दिया जंतर याद आया।
जिसे उसने अपने बैग में से निकालकर तुरंत पहन लिया। मनोज जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बैठा डर जंतर भी नहीं भगा पा रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, मनोज के शरीर का खून सूखते जा रहा था। इतनी मानसिक थकान के बाद उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आंखें शांति से पलकें झपका नहीं पा रही थी। कहते हैं कि आत्माओं में भी कई स्तर होते हैं। कमज़ोर आत्माएं तो जंतर के डर से भाग जाती है, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती है उन पर काबू पाना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है। अपना डर भगाने के लिए मनोज ने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाने की सोची। मोबाइल पर नज़र गई तो उसने देखा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह कुर्सी और मोबाइल छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन डर की वजह से वह दीवार से जाकर चिपक गया। घड़ी में अभी बस 11 बजे थे। वह चाह रहा था कि रात जल्दी खत्म हो जाए और सुबह का सूरज देखने को मिले, लेकिन अंधेरा तो अभी और भी घना हो रहा था। अचानक से मनोज के सामने एक एक करके कई लोग प्रकट होने लगे। सबकी आंखों में अजीब सी रोशनी और फटे पुराने कपड़े। कमरा असहनीय बदबू से भर गया। सब जोर जोर से फुसफुसाते हुए उसे अपनी मदद को बुलाने लगे। मनोज की घिक्की बंद गई। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कगार पर पहुंचने लगा। उसके कानों में जोर जोर से गूंज रहा था, आ जाओ मेरे पास आओ। मनोज की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसे बचपन का एक दृश्य याद आया। एक दिन कक्षा में कॉकरोच के डर से वह कूद पड़ा। तब बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। रोते रोते जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि डर को अपने से ज़्यादा मजबूत मत होने दो। डर डर के जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। आसमान से लेकर समुंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उसके मस्तिष्क में उसकी माँ की आवाज़ गूंजने लगी, उठो बेटा उठो। उसके छोटे बच्चों की तस्वीरें जो उसके घर ना आने पर आंसू बहा रहे थे। मनोज ने अपनी बंद आंखें खोली और पूरा जोर लगाते हुए खोला और चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से सालों। और वो पागलों की तरह हाथ पैर मारता रहा। उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में सन्नाटा छा गया। कमरा एकदम खाली सा लगने लगा और घड़ी में 12 बज रहे थे। शरीर में इतने डर के घुसने के कारण अब शौचालय की ज़रूरत पड़ी, जो बाहर प्लेटफॉर्म पर था। पूरी हिम्मत और जोश के साथ वह बाहर निकला। दरवाजे में बाहर से कुंडी लगी थी। वो सीधे शौचालय की ओर भागा। भीतर बैठे बैठे उसे लगा मानो रोशनदान से कोई आदमी भीतर झांक रहा हो। अपने डर पर काबू पाकर वह बाहर निकला। बाहर कुछ भी नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब टिमटिमा रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा ही पसरा हुआ था। थोड़ी देर के लिए उसने प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। कितना खूबसूरत लग रहा था यह सुनसान सा प्लेटफॉर्म, शहर की भागदौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म के बीच में कोई महिला बैठी थी। पास जाने पर उसने देखा कि वह सिर झुकाए रो रही थी। मनोज को समझ नहीं आया कि यह उसका वहम है या सच। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाज़ सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा
साफ साफ दिख रहा था। मनोज को डर लगने लगा। उसने भागना चाहा, लेकिन ना जाने कौन सी ताकत उसे भागने से रोक रही थी। मेरे घर वाले मुझे जला दिए हैं बाबूजी, उनको कौन मारेगा, मेरा बदला कौन लेगा। वह औरत ऐसा कहते कहते और जोर जोर से दहाड़ने लगी और फिर धुआं धुआं हो गया। मनोज पसीना पोंछते हुए भीतर कमरे में आया और लाइट और झंडा लेकर फिर प्लेटफॉर्म पर चला गया। ट्रेन अपने समय पर आकर घड़-घड़ करके आगे निकल गई। फिर वही सन्नाटा और डरावना मंजर मनोज का ध्यान खींचने लगा। बाहर कुत्तों और झिंगुरों की लगातार बढ़ती आवाज़। मनोज को अब सुबह 7 बजे की ट्रेन का इंतज़ार था। पहली ही रात उस पर भारी पड़ गई थी, लेकिन उसने भी हर परिस्थिति में डटकर सामना करने के लिए कमर कस ली थी। अपने कमरे में जाकर उसने ज़मीन पर बिस्तर लगाया और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई और भी उस कमरे में है। एक अजीब सा भारीपन लग रहा था उसके शरीर पर, और आसपास के माहौल में सब कुछ भूलकर भी वह कुछ देर के लिए गहरी नींद में जाना चाहता था। ना जाने कब उसकी आंख लग गई और सपने में उसे अपनी बीवी और 2 बच्चे दिखाई पड़े। तीनों उसके कमरे के बाहर रेलवे पटरी पर सामान लेकर खड़े थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, पापा हमें यहाँ से निकालो। सामने से ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी और मनोज चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। मनोज हाँफता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसे ना सिर्फ वह जमीन बल्कि पूरा ही स्टेशन चुभ रहा था। उस जगह का कोई बहुत ही डरावना अतीत रहा होगा, तभी इतनी शांति थी। घड़ी में अभी 3 ही बज रहे थे और अब मनोज को नींद ही नहीं आ रही थी। वह कुछ देर कमरे में ही टहलने लगा, तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसकी पत्नी की परेशान सी आवाज़ थी, कैसे हैं आप? आज रात से आपका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। पता है आपको, रात भर नींद नहीं आई। जब पड़ोसी ने कल शाम को बताया कि विक्रमपुर स्टेशन है, आपको नींद आई क्या? बच्चे परेशान हैं अलग। उनको भी पड़ोसी के बच्चों ने बताया कि तुम्हारे पापा लौट कर नहीं आएंगे। मनोज ने उसे मनाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भगवान, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ का स्टेशन बहुत ही सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी आऊँगा। अभी तो ज्वाइनिंग किया है, इतनी जल्दी यहाँ से छुट्टी थोड़ी ना मिलेगी। अब सो जाओ तुम और बच्चों को भी बता दो कि तुम्हारे पापा सुपरमैन हैं। पत्नी की आवाज़ सुनकर मनोज में नई ऊर्जा जाग गई। उसके बाबूजी कहा करते थे कि जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। घड़ी में 4 बज चुके थे। मनोज को भोर की हवा बहुत पसंद थी। वह प्लेटफॉर्म पर सैर करने निकल पड़ा। खेतों और सड़कों पर लोग दिखने लगे थे। गांव की शुद्ध हवा आखिर शहरों में मिलती कहाँ है। नहा धो के वह कुछ देर कुर्सी पर बैठ गया। झपकी लेने लगा, तभी दरवाजे पर आहट हुई। टिकट क्लर्क विक्की डरते डरते भीतर घुस रहा था। मनोज को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती पहली रात? लीजिए आपके लिए खस्ता कचौड़ी, गर्मा गर्म नाश्ता। मनोज हंसते हुए बोला, भूतों के साथ पहली सुहागरात थी भाई। ना खुद सोते हैं साले और ना ही सोने देते हैं, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनसे दोस्ती करके ही रहूँगा। ला नाश्ता दे, और सुन, अब रोज मेरे लिए खाने का इंतजाम तू ही करेगा, वरना शिकायत कर दूंगा कि तू टिकट काउंटर जल्दी से बंद कर देता है, वो भी भूतों के डर से। अरे साहब, बस इतना सा काम। अपना बैग उठाकर विक्की वहाँ से चला गया
और मनोज 7 बजे वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। लगभग 1 महीने लगा मनोज को भूतों से दोस्ती करने में। उसने भी ठान लिया था कि मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। मोहल्ले में मनोज की इज्जत और भी बढ़ गई थी। उसने सबसे मुश्किल कहे जाने वाले स्टेशन पर रहने की ठानी थी। आखिर मेडिकल लेकर भी मनोज कब तक काम से जी चुरा लेता। जब तक प्रमोशन नहीं हुआ मनोज विक्रमपुर में ही बना रहा। उसे कोई हटाने वाला नहीं था। भूतों के साथ लगभग 5 साल बिताकर मनोज ने अपने अनुभव पर एक किताब लिख डाली, एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट। उसने बताया कि कैसे वही भूत शुरू में डराते थे, धीरे धीरे चलकर उसके दोस्त बन गए। उन्होंने उसकी मजबूरियों को समझा, उसके साफ मन को समझा। कभी कोई उसके बगल में लेट जाता तो कभी कोई उसकी कुर्सी पर बैठा रहता। उनका स्पर्श उसे ठंडक का एहसास कराता। उसने खुद को उन पर ना हावी होने दिया, ना भूतों को खुद पर। कई बार तो आधी रात वाली ट्रेन के समय जब उसे झपकी लगती तो उनमें से ही कोई उसे हिलाकर जगा देता। आत्माओं में भी सपने खत्म नहीं हो जाते, उनमें भी एक तड़प होती है जो उन्हें इस रूप में जिंदा रखती है। उनके साथ रहकर मनोज को उनकी कहानियों के बारे में पता चलने लगा। अधूरे अरमान जो अब सिर्फ उनकी रूह को बेचैन करते हैं। उनके घर वालों को लगा कि उन्होंने उन सबको शांति से दफन कर दिया है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। ना जाने कब तक दूसरी दुनिया में भटकते रहते हैं, वो भी अपनों के बिना। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन छोड़ते वक्त मनोज की आंखों में पानी था। उसने मौन रहकर उन सबको अलविदा कहा, जिनकी वजह से वह एक मजबूत इंसान बनकर नई तैनाती पर जा रहा था।